हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आज हम लोग करेंगे ह्यूमन आई का फास्ट रिवीजन। अगर किसी को ये चैप्टर एकदम डिटेल में पढ़ना है तो मैंने उसके लिए बहुत खूबसूरत सा एक गन शॉट लेक्चर बनाया, आप वो वीडियो देख सकते हो। पर आज हम करने जा रहे हैं इस चैप्टर का फास्ट रिवीजन। पर मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, मैं इस छोटे से वीडियो के अंदर भी 100% एनसीईआरटी आपको पढ़ा दूंगा और आपके एग्जाम में आने वाले 4 नंबर इस वीडियो से पूरे पक्के हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं भाई इस लेक्चर को। नोट्स बनाने की कोई नीड नहीं है, इसकी सुंदर से हैंड रिटन नोट्स का लिंक नीचे लगा हुआ है। और इस चैप्टर से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके एग्जाम में आने के सबसे ज्यादा चांस हैं, वो क्वेश्चन भी सारे लिख के लिंक में मैंने नीचे लगा दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में कमेंट में आप डाउनलोड कर लेना। शुरू करते हैं भाई लेक्चर। उससे पहले हम लोग कमेंट में क्या लिखते हैं कि अभी कोई भी आगे हो, अंत में मैं ही जीतेगा, लास्ट में मैं ही जीतेगा। तो कमेंट में अंत में मैं ही जीतेगा। शुरू करते हैं भाई। सबसे पहली चीज है ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई के हमें कुछ पार्ट्स पढ़ने हैं, उनके फंक्शन पढ़ने हैं। सबसे पहली चीज, जो हमारी ह्यूमन आई होती है बेटा, वो स्फेरिकल होती है, अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल। और उसका जो डायमीटर होता है, ये डायमीटर वो अप्रोक्सीमेटली कितना है, 2.3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट चीज पढ़नी है, ये देखो, ये बल्जिंग वाला पार्ट। इस बल्जिंग वाले पार्ट को हम बोलते हैं कॉर्निया। ये कैसा होता है, थिन और ट्रांसपेरेंट होता है ताकि लाइट अंदर जाए। इसका काम क्या है, कॉर्निया का काम क्या है, इसका काम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हमें लगता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट लेंस कर रहा है, नहीं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट लेंस से ज्यादा कौन कर देता है, ये बाहर वाला थिन मेम्ब्रेन, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन कॉर्निया। तो एक तो ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कराता है, दूसरा इसका काम है डस्ट, डर्ट, इन सबको भी रोक देता है आंख के अंदर आने से। सो थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन कॉर्निया क्या करता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, विच इज एक्चुअली लेंस का काम, पर ये ज्यादा कर देता है। लेंस तो सिर्फ उसको सही सही कर देता है कि हाँ भाई सब कुछ सही है कि नहीं, लास्ट में फाइनल टच देता है। नेक्स्ट चीज है बेटा, हमारे पास दो चीज आएगी। एक इसको बोलते हैं आइरिस और बीच में इसको बोलते हैं प्यूपिल। ये आइरिस है और इसको बोलते हैं, बीच में जो गैप दिख रहा है, प्यूपिल। इसको इससे मत समझो, इसको ऐसे देखो। आप अपने अपनी आंख में देखा होगा भाई शीशे के अंदर कि एक छोटा सा काला गोला होता है, छोटा सा डॉट, उसको बोलते हैं प्यूपिल। प्यूपिल क्या कंट्रोल करता है, छोटा वाला जो डॉट है, सबसे छोटा वाला, वो क्या कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट आंख में जाएगी। कंट्रोल्स, रेगुलेट्स अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। अब ये चीज प्यूपिल कैसे करता है, प्यूपिल के अगल बगल एक और गोला आप देखते होगे, किसी का भूरा होता है, किसी का ब्लू होता है, जिसको आंखों का कलर बोलते हैं, किसी का काला होता है। ये जो बाहर वाला गोला है, इसको बोलते हैं आइरिस। आइरिस क्या है बेटा, एक शटर जैसा है। ये शटर अगर बंद हो गया तो प्यूपिल में लाइट कम जाएगी, ये शटर अगर खुल गया तो प्यूपिल में लाइट ज्यादा जाएगी। तो आइरिस क्या कर रहा है, कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल, है ना। देखो, अगर इस डायग्राम में आप देखोगे तो आपको लगेगा आइरिस ऐसा है, पतला पतला, ऐसे लंबा लंबा। नहीं बेटा, एक्चुअल में आइरिस भी कैसा है, गोल गोल। ये है आपका आइरिस। ये क्या करता है, कंट्रोल्स दी, सॉरी, ये आइरिस क्या करता है, कंट्रोल्स दी साइज ऑफ प्यूपिल। ये पूरा गोल है, ये गोल शटर ऐसे बंद हो गया, प्यूपिल बंद, ये गोल शटर खुल गया, प्यूपिल खुल गया। तो प्यूपिल और आइरिस समझ में आ गया। प्यूपिल छोटा वाला गोल, यहां पे ये छोटा वाला गोला क्या करता है, कंट्रोल्स दी, रेगुलेट्स दी अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग दी आई। और ये आइरिस बड़ा वाला गोला, ये यहां पे जो पतली पतली लाइन है, ये क्या ऐसे बंद हो गई तो कोई, तो प्यूपिल बंद हो गया, खुल गई तो प्यूपिल खुल गया। तो कंट्रोल्स दी साइज ऑफ प्यूपिल। अच्छा, इसके बाद हम लोग पहुंचते हैं मेन पार्ट पे, क्रिस्टलाइन लेंस। तो हमारी आंखों में बेटा जो ये लेंस होता है, ये कॉन्वेक्स लेंस होता है, पहली बात। दूसरी बात, ये लेंस अपनी फोकल लेंथ चेंज कर सकता है, जादुई ताकत है। दिस लेंस हैज वेरिएबल फोकल लेंथ। तीसरी बात बेटा कि ये अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो मेजॉरिटी ऑफ केस में कॉन्वेक्स लेंस कैसी इमेज बनाता है, रियल इन्वर्टेड। तो हमारी आंखों में कैसी इमेज बनती है, रियल इन्वर्टेड। मानी मैं सड़क पे अगर कुत्ता देख रहा हूं तो मेरी आंखों को कुत्ता ऐसे उल्टा दिखेगा, उसका मुंह ऐसे नीचे, पैर ऊपर, पर हमारा ब्रेन उस इमेज को सही करके हमें वापस दिखा देता है। तो हमारे जो आंख में क्रिस्टलाइन लेंस है, कॉन्वेक्स नेचर का है, वेरिएबल फोकल लेंथ का है, रियल इन्वर्टेड इमेज बनाता है। इमेज कहां बनती है, इमेज बनती है रेटिना के ऊपर, उसके बारे में बात करेंगे। अब मैंने बताया ये लेंस क्या है, वेरिएबल फोकल लेंथ, अपनी फोकल लेंथ चेंज करता है। कैसे करता है, यहां पे आप देखो, यहां पे आपको ये मसल्स दिख रही हैं, ये लेंस के अगल बगल ये वाली मसल्स दिख रही हैं, ये वाली मसल्स दिख रही हैं, इसको बोलते हैं सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स क्या करती हैं कि ऐसे लेंस को दबा देगी, दबा देगी तो लेंस छोटा हो गया, छोटा हो गया तो फोकल लेंथ कम हो जाएगी। सिलियरी मसल्स रिलैक्स हो गई, रिलैक्स हो गई तो लेंस लंबा हो गया, लंबा हो गया तो फोकल लेंथ ज्यादा हो जाएगी। तो सिलियरी मसल्स क्या करती है, एडजस्ट दी फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। तो इसकी जो फोकल लेंथ चेंज होनी है वो कौन करती है, ये सिलियरी मसल्स। दबा के छोटा कर दिया, फोकल लेंथ कम, और ऐसे रिलैक्स कर दिया तो लंबा, फोकल लेंथ ज्यादा। अब इमेज कहां बनती है, इमेज बनती है स्क्रीन पे। स्क्रीन क्या है, ये जो आपको पतली सी येलो कलर की लाइन दिख रही होगी, इसको बोलते हैं रेटिना। ये स्क्रीन है, तो यहां से लाइट आएगी और यहां पे इमेज बनेगी। अब रेटिना पे कैसी इमेज बनेगी, रियल इन्वर्टेड। हमारा दिमाग उसे सीधा करता है, पहली चीज रियल इन्वर्टेड। अब रेटिना के पास क्या होता है, रेटिना के पास बहुत सारी लाइट सेंसिटिव
फोटो सेंसिटिव सेल होती हैं। जैसे ही रेटिना के ऊपर लाइट पड़ती है वो सेल्स एक्टिवेट हो जाती हैं और इमेज बना लेती हैं। अब उन सेल का एक और काम है कि ये जो इमेज बनी, ये जो लाइट एनर्जी आई, इसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करो। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग लाइट थोड़ी समझता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल समझता है। तो ये रेटिना क्या करती हैं, यहां पे लाइट सेंसिटिव सेल होती हैं। जैसे ही लाइट पड़ी वो सेल्स एक्टिवेट हो गई, एक्टिवेट होकर इमेज बनी और उस लाइट सिग्नल को कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिक सिग्नल में। अब वो इलेक्ट्रिक सिग्नल ब्रेन तक कौन लेके जाती है? ये ऑप्टिक नर्व है ना, नर्व्स लेके जाएंगी ब्रेन तक। तो ऑप्टिक नर्व सेंड्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू दी ब्रेन, यहां पे होती है। आई का डायग्राम आ सकता है, लेबलिंग आ सकती है, पार्ट के फंक्शन भी आ सकते हैं, अच्छे से समझ लेना। नेक्स्ट बेटा, हमारे आंख में दो तरह के फ्लूइड होते हैं, कह सकते हैं दो तरह के फ्लूइड। एक्चुअली एक जेल होता है, एक फ्लूइड। एक आपका जेल यहां पे होता है पीछे साइड में, एक यहां पे होता है फ्लूइड आगे साइड में। तो आगे वाला ए से स्टार्ट होगा, पीछे वाला वी से। अल्फाबेट से समझ लो, ABCD। पीछे क्या होता है? वी, आगे क्या होता है? ए। तो पीछे यहां पे बेटा एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है लेंस और रेटिना के बीच में, जिसे हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर क्या है? एक जेल लाइक सब्सटेंस है। इसका काम क्या है? इसका काम है हमारी आई बॉल को ठीक शेप में रखना। हेल्प्स द आई बॉल टू रिटेन इट्स शेप, सपोर्ट देता है। तो ये हो गया विट्रस ह्यूमर, वी से स्टार्ट। आगे साइड बेटा क्या होता है? आगे साइड वाटर लाइक फ्लूइड होता है लेंस और कॉर्निया के बीच में, इसे हम बोलते हैं वाटर लाइक फ्लूइड को एक्वस ह्यूमर। तो विट्रस ह्यूमर क्या है? जेल लाइक सब्सटेंस है, सपोर्ट देता है, हेल्प्स द आई टू कीप इट शेप। आगे क्या पड़ा हुआ है बेटा? आगे वाटर लाइक फ्लूइड पड़ा है लेंस और कॉर्निया के बीच में, इसे हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। ये क्या करता है? सपोर्ट भी देता है, पर अगर डिफरेंस लिखना हो विट्रस ह्यूमर से तो ये न्यूट्रिशन भी देता है हमारी आंखों को। ये हो गई बेटा आपकी ह्यूमन आई कंप्लीट। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। ये क्या है? आपने अभी पढ़ा कि हम अपने लेंस की फोकल लेंथ चेंज कर सकते हैं, इसी को हम पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं। द एबिलिटी ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस, जो हमारा लेंस था, टू चेंज इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन। कैसे वर्क करता है? मान लो हमें कोई पास का ऑब्जेक्ट देखना है, पास का ऑब्जेक्ट देखने के लिए ऐसे थोड़ा आंख गड़ोनी पड़ती है। तो जब हम कोई नियर बाई ऑब्जेक्ट देखते हैं तो हम क्या करते हैं? अपने आई लेंस को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट किया मतलब छोटा किया, छोटा मोटा। जैसे ही बेटा छोटा करोगे फोकल लेंथ कम हो जाती है। ठीक। अच्छा, एक चीज ये याद रखना, पावर क्या होती है? 1/4 फोकल लेंथ। तो जब आपने किसी पास के ऑब्जेक्ट को देखना है तो आपने आई लेंस को कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट मतलब छोटा, छोटा तो फोकल लेंथ भी छोटी, फोकल लेंथ छोटी हुई तो पावर ज्यादा। तो पास वाली चीजों को देखने के लिए ज्यादा पावर लगती है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है? मान लो हमें कोई दूर का ऑब्जेक्ट देखना है, दूर का ऑब्जेक्ट देखने के लिए ऐसे आंख गड़ोनी नहीं पड़ती। तो दूर का ऑब्जेक्ट हम कैसे देखते हैं? रिलैक्स आई से। जब रिलैक्स आई से देखोगे तो लेंस क्या हो जाएगा? लंबा, लंबा और थिन, लंबा और थिन। लंबा हो गया तो फोकल लेंथ ज्यादा हो गई, और फोकल लेंथ ज्यादा हो गई तो पावर कम हो जाती है। तो पास का ऑब्जेक्ट देखने के लिए क्या करते हैं? हम लेंस को छोटा कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, थिक कर देते हैं, फोकल लेंथ कम हो जाती है। दूर का ऑब्जेक्ट देखना है तो लेंस को आराम से रिलैक्स रखा हुआ है, लेंस थिन है, लंबा है तो फोकल लेंथ भी लंबा है, तो फोकल लेंथ भी ज्यादा, छोटा है तो फोकल लेंथ भी कम। अच्छा, अब दो तरह के पॉइंट हमें समझने हैं, नियर पॉइंट और फार पॉइंट। अब नियर पॉइंट क्या होता है? सबसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस जहां तक हमें ऑब्जेक्ट साफ साफ दिखाई पड़े। जैसे मैं एक किताब लेके यहां से पढ़ने की कोशिश करूं तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पाऊंगा, आंखों में घुसा दूं, मुझे थोड़ी सी दूर रखनी पड़ेगी। तो कम से कम 25 सेंटीमीटर दूर किताब होनी चाहिए अगर मैं उसे पढ़ पाऊं। इसी को हम बोलते हैं नियर पॉइंट। द मिनिमम डिस्टेंस अप टू विच द ऑब्जेक्ट कैन बी व्यूड डिस्टिंक्टली, एकदम क्लियर हमें जहां तक दिखे। ये एक यंग एडल्ट के लिए 25 सेंटीमीटर होता है। 25 सेंटीमीटर से पास कोई ऑब्जेक्ट लाऊंगा मुझे सही से दिखाई नहीं पड़ेगा। बुढ़े लोगों में बेटा ये 25 सेंटीमीटर से भी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि उनकी आंखों में इतनी पावर नहीं है, तो और दूर से पढ़ना पड़ता है। इसको हम लोग नियर पॉइंट बोलते हैं। इसका एक और नाम है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट मतलब मिनिमम, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट मतलब क्लियर विजन। दूसरी चीज क्या है बेटा? फार पॉइंट। फार पॉइंट क्या है? नियर पॉइंट क्या था कि कम, मिनिमम डिस्टेंस जहां तक देख सकते हैं। फार पॉइंट कहां तक आप देख सकते हो? मैक्सिमम डिस्टेंस, द फारदेस्ट डिस्टेंस जहां तक आप चीजों को देख सकते हो। थियोरेटिकली किताब में लिख देते हैं कि फार पॉइंट ह्यूमन आई का इंफिनिटी है, एक यंग एडल्ट का जो स्वस्थ है उसका इंफिनिटी है। प्रैक्टिकली ऐसा समझो कि आपकी आंखें जहां तक देख पा रही हैं वो सब हमें दिखाई पड़ता है। द फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच यू कैन सी ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली इज कॉल्ड फार पॉइंट। तो ये हो गई कहानी। अब बेटा हम लोग बढ़ते हैं आंखों की डिफेक्ट की तरफ। सबसे पहली डिफेक्ट जो हमें पढ़नी है वो है मायोपिया। मायोपिया को हम नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं। नियर साइटेडनेस मतलब नियर की चीज दिखेगी, नियर साइट सही है, पास की चीज दिखेगी, दूर की चीज साफ दिखाई नहीं पड़ेगी। एग्जाम हॉल में आप समझ लो या क्लासरूम में आप बैठे हो तो आपको कॉपी में सारी चीजें साफ साफ दिखाई पड़ रही है, पर ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा है, सामने टीचर क्या लिख रही है वो दिखाई सही से नहीं पड़ रहा। मतलब नियर साइट सही है, दूर की साइट खराब है। मायोपिया, नियर साइटेडनेस। याद कैसे करो? एक मेमोनिक, मयोनी, मेयोनीज खाते हो, मयोनीज, मेयोनीज, मायोपिया
और नियर साइटेडनेस। अच्छा, अब क्या हुआ कि हमें दूर की चीजें साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रही, दूर मतलब इंफिनिटी से आती हुई चीज साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रही। तो इसमें क्या होता है, हमारा फार पॉइंट इंफिनिटी से थोड़ा कम हो जाता है, हमें इंफिनिटी तक तो नहीं दिखेगा, थोड़ा उससे कम दूरी तक दिखाई पड़ता है। तो इसमें अगर पूछ ले मायोपिया के अंदर फार पॉइंट क्या होगा, इट विल बी लेस देन इंफिनिटी, इंफिनिटी तक नहीं दिखेगा, उसके थोड़ा पहले तक दिखेगा। अच्छा, अब ये होता क्यों है, तो दूर से बेटा जो रेज आती हैं वो कैसी रेज होती हैं, पढ़ा है आपने, पैरेलल रेज होती हैं जो बहुत दूर से आ रही है। पैरेलल रेज आई, हमारे लेंस ने क्या किया, उसकी इमेज रेटिना के पहले ही बना दी, यानी हमारे लेंस ने कुछ ज्यादा ही कन्वर्ज कर दिया, देखो कुछ ज्यादा ही कन्वर्ज कर दिया, दबा दिया रेस को, एकदम पहले ही दबा दिया, इसलिए इमेज रेटिना पे नहीं बन पाई, हमें चीजें नहीं दिख रही। अब इसके रीजन क्या हो सकते हैं, पहला रीजन ये हो सकता है कि हमारा लेंस बहुत थिक हो गया हो, इसका कर्वेचर बहुत ज्यादा हो गया हो, इसकी फोकल लेंथ बहुत कम हो गई हो, भाई थिक मतलब छोटा, फोकल लेंथ कम हो गई हो, पावर ज्यादा हो गई हो, ज्यादा पावर है, ले यहीं पे कन्वर्ज कर दिया, बहुत पावर है, यहीं पे कन्वर्ज करके इमेज बना दी। तो पहला रीजन हो सकता है लेंस का कर्वेचर बढ़ गया हो, लेंस हमारा थिक हो गया हो, छोटा हो गया हो, फोकल लेंथ कम हो गई हो और पावर ज्यादा तो यहीं पे कन्वर्ज कर दिया। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि लेंस तो ठीक था पर हमारी आई बॉल को, हमारे रेटिना को यहां पे होना था, पर हमारी आई बॉल ही इलोंगेट हो गई, हमारी आई बॉल ही बड़ी हो गई, तो इमेज तो सही जगह बनी पर आई बॉल पीछे खिसक गई। तो दो रीजन हो सकते हैं, पहला एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, लेंस थिक हो गया, फोकल लेंथ डिक्रीज कर गई, पावर इंक्रीज कर गई। दूसरा इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, कि लेंस सही था, इमेज यही बननी चाहिए थी, आई बॉल एक्सपैंड कर गई। अब इसका सोल्यूशन क्या है बेटा, देखो प्रॉब्लम क्या हो रही है कि रेज ज्यादा कन्वर्ज कर गई, प्रॉब्लम क्या है कि रेज ज्यादा कन्वर्ज कर गई। अब इसका सोल्यूशन क्या है, रेज को कम कन्वर्ज करा ले। तो हम क्या करते हैं, कम कन्वर्ज यानी थोड़ा सा डाइवर्ज कर दे, तो हम क्या करते हैं एक डाइवर्जिंग लेंस लगा देते हैं, डाइवर्जिंग लेंस, कॉनकेव लेंस। तो हमने यहां पे एक कॉनकेव लेंस लगा दिया, ये क्या हेल्प करेगा, जो रेज ऑफ लाइट आई उसे थोड़ा सा डाइवर्ज कर दिया, थोड़ा सा डाइवर्ज कर दिया तो लेंस की थोड़ी मदद हो गई कि भाई वो तो कन्वर्ज कर ही रहा था, दबा ही देगा वो तो, पर अब डाइवर्ज हो गई रेज, तो दबाते दबाते लेंस को भी थोड़ा टाइम लगेगा और इमेज कहां पहुंच जाएगी, रेटिना में। तो भाई हम आंख की पावर वगैरह मेजर करते हैं और उसके हिसाब से कॉनकेव लेंस लगा देते हैं। भाई कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। हमने देख लिया कि ये कॉन्वेक्स लेंस जो आंख वाला लेंस था, इमेज पहले बना रहा था, तो हमने कहा भाई तुम तो बहुत दबाओगे, हम तुम्हें रेस थोड़ी खोल के देते हैं ताकि तुम दबाओ भी तो इमेज कहां बने, रेटिना पे बन जाए। तो कौन सा लेंस होता है, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है बेटा, कोई भी कॉनकेव लेंस हो, कॉनकेव मिरर हो, नेगेटिव, और कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर पॉजिटिव। तो हाँ, यहां पे क्या यूज किया, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव, पावर का फॉर्मूला 1 फोकल लेंथ, यानी इसकी पावर भी नेगेटिव होगी। तो बेटा अगर आपकी क्लास में कोई बच्चा बैठा है और नेगेटिव पावर का चश्मा पहना है तो उसे कौन सी बीमारी है, मायोपिया, यानी पास की चीजें तो दिखती है कॉपी में, ब्लैक बोर्ड की चीजें सही से दिखाई नहीं पड़ती। मैंने इसके लिए एक मेमोनिक भी बनाया है, आप चाहो तो मेमोनिक को देख लेना, उससे रट लेना, मैंने डिटेल वीडियो में समझाया भी है, यहां तो नहीं समझाऊंगा, आप देख लेना। नेक्स्ट बेटा जो हमें डिजीज पढ़नी है वो है हाइपरमेट्रोपिया। अब मायोपिया में क्या था, नियर साइटेडनेस, पास का दिख रहा था, दूर का दिखाई नहीं पड़ रहा था। यहां पे इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, हाइपरमेट्रोपिया में फार साइटेडनेस। कैसे याद रखोगे, फास्ट मेट्रो, हाइपरमेट्रोपिया है ना, तो फास्ट मेट्रो, फार साइटेडनेस, फास्ट से फार साइटेडनेस, और मेट्रो से हाइपरमेट्रोपिया, फास्ट मेट्रो है ना, और वहां मेयोनी, फास्ट मेट्रो। तो क्या हो गया बेटा, हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटेडनेस, दूर की चीज साफ दिखाई पड़ रही, पास की चीज साफ नहीं दिखाई पड़ रही। मतलब हमारा जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर से कम नहीं, ज्यादा हो गया, कि अब हम 25 सेंटीमीटर तक भी नहीं ला पा रहे, आंख की पावर कम हो गई, अब इतनी पास में भी नहीं दिख रहा, थोड़ा ज्यादा। तो हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाता है। अब ये प्रॉब्लम क्यों होती है, मान लो पास में कोई एक ऑब्जेक्ट निकला है, रखा है, वहां से रेज निकली, लेंस बेटा इसको कन्वर्ज करना चाह रहा था, पर कन्वर्ज करते 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 कहां पहुंच गया, आंखों के बाहर ही पहुंच गई, लेंस सही से कन्वर्ज कर ही नहीं पाया। तो पास में ऑब्जेक्ट रखा था, यहां से देखो पास के ऑब्जेक्ट से बेटा ऐसी रेज आती हैं, दूर से कैसी आती हैं, पैरेलल, पास से कैसी आती हैं, यूं रेज आती हैं। तो बेटा इस तरह से रेज आई 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 और लेंस ने इसको कन्वर्ज किया, टाइम लग गया, दूर कन्वर्ज हुई। अब ऐसा क्यों हुआ होगा, आई बॉल के बाहर कन्वर्ज हो पाई, यहां इमेज बन रही है, ऐसा क्यों हुआ होगा। पहली चीज, लेंस की पावर कम हो गई होगी, पावर ज्यादा होती वहीं कन्वर्ज कर देता, यहीं दबा देता, तो इसकी पावर क्या हो गई होगी, कम, पावर कम यानी फोकल लेंथ ज्यादा, फोकल लेंथ ज्यादा मतलब लेंस थिन हो गया होगा, मतलब कर्वेचर कम हो गया होगा, लेंस रिलैक्स कर गया होगा। तो पहली चीज ये हो सकती है कि लेंस थिन रह गया, कर्वेचर कम रह गया, फोकल लेंथ ज्यादा हो गई और पावर कम रह गई। पावर ज्यादा होती तो यहीं दबा के बात खत्म कर देता, पावर कम है, दबा ही नहीं पाया। पावर कम यानी फोकल लेंथ ज्यादा, फोकल लेंथ ज्यादा यानी लेंस थिन, थिन मतलब कर्वेचर कम। दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि लेंस तो सही काम कर रहा है, इमेज यही बननी चाहिए थी, ये साला आईबॉल ही श्रिंक कर गई हो,
ये आई बॉल यहां पे होनी चाहिए थी, यही श्रिंक कर गई। तो दूसरा क्या हो सकता है कि आई बॉल आपकी श्रिंक कर गई। तो दो रीजन हो सकते हैं। कहां लिखा है ये, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज टू लॉन्ग। पहली चीज, फोकल लेंथ बहुत ज्यादा हो गई है, पावर कम हो गई है, तो देखो दबा ही नहीं पाया, दूर चली गई। दूसरा, आई बॉल हैज बिकम टू स्मॉल, आई बॉल श्रिंक कर गई है, आई बॉल हैज बिकम टू स्मॉल। अब देखो यहां पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि लेंस ठीक से कन्वर्ज नहीं कर पा रहा। अगर और कन्वर्ज कर देता तो काम बन जाता, दबा देता अगर इसको तो काम बन जाता। तो कन्वर्ज किससे कराते हैं हम लोग, कॉन्वेक्स लेंस से कराते हैं। इसीलिए इसका सोल्यूशन क्या है, कॉन्वेक्स लेंस लगा दो, है ना। मैथ सर्च लगाते हैं कि भाई कितनी दूर बन रही है, इसको और कितना ज्यादा कन्वर्ज करना है, तो उतनी पावर का, उतने फोकल लेंथ का एक कॉन्वेक्स लेंस बिठा दिया। इसने क्या किया, रेज ऑफ लाइट को थोड़ा सा इसने कन्वर्ज कर दिया, बाकी बचा इसने कन्वर्ज कर दिया। इसको कन्वर्जिंग में प्रॉब्लम हो रही थी ना, कन्वर्ज कर ही नहीं पा रहा था, दूर चला जा रहा था। तो हमने कौन सा लेंस लगाया, कन्वर्जिंग लेंस लगा दिया कि ले भाई थोड़ा काम मैं कर देता हूं, थोड़ा तू कर, रेटिना पे इमेज बना दे। इसकी भी बेटा मैंने यहाँ पे ट्रिक बनाई है फास्ट मेट्रो से, आप उसको पढ़ सकते हैं। ये याद रखना, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, तो पावर भी कैसी होगी, पॉजिटिव। तो अगर आपका कोई दोस्त, आपका दोस्त जनरली मिलेगा नहीं, जल्दी बड़े लोग मिलते हैं घर पे, पापा दादा, अगर आप देखोगे उनके लेंस में पॉजिटिव पावर होती है। पॉजिटिव पावर मतलब उन्हें पास की चीज साफ नहीं दिखाई पड़ रही, इसलिए देखते हो जब वो किताब पढ़ना होता है तो चश्मा लगा लेते हैं, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं बेटा, एक और तरह की डिसीज होती है प्रेस बायोपिया। ये जनरली आप देखोगे ओल्ड एज के लोगों में मिलती है। इसमें क्या होता है प्रेस बायोपिया के अंदर कि आपको पास की चीजें सही से दिखाई नहीं पड़ती है, पहले यही होता है, पर साथ ही साथ जनरली ऐसा होता है कि पास की भी नहीं दिख रही और दूर की भी नहीं दिख रही। अगर कोई पूछे प्रेस बायोपिया क्या है, तो उसमें पास की चीज साफ साफ दिखाई नहीं पड़ती, पर जनरली इसके साथ साथ दूर की चीज भी दिखाई नहीं पड़ती। ये मत लिखना कि मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, ये मत लिखना कि ना ही नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली दिख रहा है, ना ही फार ऑफ ऑब्जेक्ट क्लियर दिख रहा है, इसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया। अब इसका सोल्यूशन क्या है भाई, इसमें दोनों लेंस लगाने पड़ेंगे, कॉनकेव भी और कॉन्वेक्स भी। तो यहां पे क्या करते हैं हम, बाइफोकल लेंस यूज करते हैं इस तरह का। इसका ये जो बड़ा वाला पार्ट है ये क्या है, कॉनकेव, और नीचे जो छोटा वाला पार्ट है वो है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स कब यूज होता है, पास की चीज पढ़ने के लिए। इसीलिए जब बुढ़े लोग को देखो जब पेपर पढ़ते हैं तो आंख ऐसे नीचे झुका के, क्योंकि वो लेंस के किस पार्ट से देखना चाहते हैं, कॉन्वेक्स से। कॉन्वेक्स किसके लिए यूज होता है बेटा, पास की चीज के लिए यूज होता है, हाइपरमेट्रोपिया के डिजीज के लिए। और कॉनकेव किस लिए यूज होता है, दूर की चीज के लिए, मायोपिया के लिए। तो बाइफोकल लेंस यूज करते हैं। एक और प्रॉब्लम होती है बेटा कैटरैक्ट, ये भी एज के साथ होती है। अच्छा इसका समझ लो पहले, पहले इसका समझ लेते हैं, प्रेस बायोपिया के रीजन क्या हो सकते हैं। इसके रीजन हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया से अलग हैं। इसका रीजन क्या है कि वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स, टाइम के साथ जैसे जैसे आप बुढ़े हो रहे हो सिलियरी मसल सही से फंक्शन नहीं कर पा रही। दूसरी प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि लेंस अपनी एबिलिटी खो चुका है फोकल लेंथ चेंज करने की, तो वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल, लेस फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस। तो प्रेस बायोपिया के रीजन हाइपरमेट्रोपिया और मेट्रोपिया से, मायोपिया से अलग होते हैं। नेक्स्ट डिजीज है कैटरैक्ट, ये भी आप लोग जनरली देखते हो ओल्ड एज में होती है। क्या होता है कैटरैक्ट के अंदर कि आंख के सामने एक दूधिया सी, एक मिल्की सी एक लेयर बन जाती है, ओपेक लेयर बन जाती है, लाइट एंटर नहीं कर पाती है। तो जनरली अगर ऐसा हो गया, इलाज नहीं कराओगे तो ब्लाइंड हो जाओगे। तो कैटरैक्ट क्या है, समटाइम्स एट ओल्ड एज क्रिस्टलाइन लेंस बिकम्स मिल्की एंड क्लाउडी। कब होता है, ओल्ड एज में क्या होता है, क्रिस्टलाइन लेंस मिल्की और क्लाउडी हो जाता है, पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन हो जाता है, लेंस बिकम्स ओपेक। करेक्शन क्या है इसका, कैटरैक्ट सर्जरी। भाई इसकी करेक्शन क्या है, सर्जरी करा लीजिए। चलिए नेक्स्ट बेटा हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। तो पहले हम कौन सी लाइट ले रहे हैं, मोनोक्रोमैटिक। मोनो मतलब सिंगल, क्रोम मतलब कलर, यानी सिंगल कलर की लाइट का हम रिफ्रैक्शन देख रहे हैं प्रिज्म से। तो रे ऑफ लाइट आएगी, प्रिज्म से टकराएगी, फिर थोड़ी सी ऐसे पैरेलल हो जाएगी बेस से, और उसके बाद बेस की तरफ बेंड होके निकल जाएगी। याद क्या रखना है, A prism bends a ray of light towards its base। याद रखना प्रिज्म क्या करता है, रे ऑफ लाइट को अपनी बेस की तरफ मोड़ देता है। कुछ चीजें और याद रखनी है, इस सरफेस पे आपने नॉर्मल बनाया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इस सरफेस पे जब लाइट बाहर निकलती है, यहां पे नॉर्मल बना, जिस एंगल से लाइट बाहर निकली उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। एक चीज और देखो, अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये रे ऑफ लाइट यूं चली जाती, पर प्रिज्म होने की वजह से ये रे ऑफ लाइट ऐसे ना जाकर ऐसे मुड़ गई, ठीक है। प्रिज्म ना होता तो ये सीधे निकल जाती, पर प्रिज्म की वजह से ये यूं मुड़ी, यानी अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से इतना बेंड हो गई। इस एंगल को जितना ये बेंड हुई इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये वाला, एंगल ऑफ इमर्जेंस ये वाला, एंगल ऑफ डेविएशन ये ऐसे जाना था, इतना बेंड हो गई, एंगल ऑफ डेविएशन। कौन सी लाइट है, सिंगल कलर की। और क्या याद रखो, प्रिज्म बेंड्स द रे ऑफ लाइट टुवर्ड्स इट्स बेस। अब मान लो बेटा हमें ये तो पता ही है कि जो लाइट होती है, व्हाइट लाइट होती है, उसमें बहुत सारे कलर होते हैं। तो बेटा अलग अलग कलर ऑफ लाइट अलग अलग तरह से बेंड करती है। कुछ कुछ कलर की लाइट ज्यादा बेंड करती है, कुछ कलर की लाइट कम बेंड करती है। याद रखना, वायलेट बेंड्स मोस्ट, रेड बेंड्स लीस्ट। प्रिज्म ने क्या किया, रे ऑफ लाइट को बेंड किया, तो वायलेट सबसे ज्यादा बेंड होगी, रेड सबसे कम बेंड होगी। अब यहां पे देखो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ
व्हाइट लाइट थ्रू अ प्रिज्म। समझना, मोनोक्रोमैटिक मतलब सिंगल कलर की, और व्हाइट लाइट मतलब उसके अंदर बहुत सारे कलर हैं। तो जब व्हाइट लाइट का रिफ्रैक्शन देखोगे प्रिज्म से, तब क्या होगा, यहां से रे ऑफ लाइट आई, यहां टकराई। अब यहां पे क्या होगा, वायलेट लाइट बहुत ज्यादा बेंड हो गई, नीचे चली गई, रेड लाइट कम बेंड हुई। प्रिज्म क्या करता है, रे ऑफ लाइट को बेंड करता है अपने बेस की तरफ। तो वायलेट को सबसे ज्यादा बेंड किया और रेड को सबसे कम बेंड किया। ये जो बेटा व्हाइट लाइट आई, व्हाइट लाइट आई, ये जो स्प्लिटिंग हुई इसकी 7 कलर्स में, इसको बोलते हैं डिस्पर्जन। और ये बेटा जो 7 कलर्स जाके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इस चीज को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। तो ये दो चीजें याद रखनी है, डिस्पर्जन, द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स यानी 7 कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्जन। स्पेक्ट्रम, द बैंड ऑफ कलर्स कंपोनेंट ऑफ लाइट ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, द बैंड ऑफ 7 कलर्स या कंपोनेंट ऑफ कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। अच्छा, यहां पे देखो फिल इन द ब्लैंक्स है, डैश बेंड्स लीस्ट, डैश बेंड्स मोस्ट। कमेंट में आप बता देना भाई कौन ज्यादा बेंड होता है और कौन कम बेंड होता है। अब न्यूटन साहब को ऐसा लगा, न्यूटन साहब ने ये चीज डिस्कवर की थी, तो न्यूटन साहब को ऐसा लगा, ऐसा तो नहीं कि प्रिज्म के अंदर कुछ ऐसा है जो कलर प्रोड्यूस कर रहा है, कि व्हाइट लाइट में ऐसा कुछ नहीं था, प्रिज्म के अंदर कुछ ऐसा है जिससे कलर प्रोड्यूस हो रहा है। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड प्रिज्म एक्सपेरिमेंट। इसमें इन्होंने क्या किया, दो आइडेंटिकल प्रिज्म रखे, एक को सीधा रखा, एक को उल्टा रख दिया। इनके ऊपर क्या डाला इन्होंने, व्हाइट लाइट। बेटा व्हाइट लाइट कहां से आती है, सनलाइट से। ऐसे याद रखना कि सनलाइट को हम व्हाइट लाइट मानते हैं, उसमें 7 कलर होते हैं। तो इन्होंने एक प्रिज्म सीधा रखा, एक उल्टा, इसमें इन्होंने व्हाइट लाइट या सनलाइट दे मारी। क्या होगा, वायलेट कलर बेंड्स मोस्ट, रेड कलर बेंड्स लीस्ट। वायलेट सबसे ज्यादा बेंड हुआ, रेड सबसे कम। यहां से ये रेज बाहर गई, बाहर गई, बाहर गई, इससे टकराई। अब ये प्रिज्म ध्यान से देखो उल्टा रखा है ना, उल्टा, इसका बेस इस तरफ है। प्रिज्म बेंड्स द रे ऑफ लाइट टुवर्ड्स इट्स बेस, यानी ये दोनों रेज अब किधर बेंड होंगी, इस तरफ, बेस की तरफ। अब सबसे ज्यादा कौन बेंड होती है, वायलेट। तो देखो यहां से वायलेट सबसे ज्यादा बेंड हुई, रेड थोड़ी कम बेंड हुई, और इतना बेंड हुई कि यहां आके दोनों मिल गई। जब बाहर निकली तो क्या निकली, व्हाइट लाइट। ये एक्सपेरिमेंट ये प्रूव कर रहा है कि प्रिज्म के अंदर कुछ स्पेशल नहीं है भाई, सनलाइट या व्हाइट लाइट के अंदर ही 7 कलर होते हैं। और अगर प्रिज्म को उल्टा उल्टा रख दो तो इस प्रिज्म ने जो लाइट को डिस्पर्स किया था, इस प्रिज्म ने उन दोनों लाइट को वापस मिला दिया। यहां पे लाइट आई, वायलेट सबसे ज्यादा बेंड हुआ, रेड कम बेंड हुआ, यहां पे गए। अब यहां पे प्रिज्म है, किधर बेंड होगी, टुवर्ड्स इट्स बेस। वायलेट सबसे ज्यादा बेंड हुई, रेड कम बेंड हुई, दोनों मिलके व्हाइट लाइट बन गई। क्या प्रूव हुआ कि व्हाइट लाइट में या सनलाइट में 7 कलर होते हैं, प्रिज्म में नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट है रेनबो फॉर्मेशन। तो रेनबो कैसे बनता है, जो बारिश हो जाती है और बारिश के बाद धूप निकल आती है। तो अगर आप यहां खड़े हो तो ध्यान देना, रेनबो तभी दिखेगा जब सन आपके बिहाइंड होगा, और रेनबो तभी आपके फ्रंट में होगा। सन शुड बी बिहाइंड यू। कैसे बनता है बेटा, मान लो यहां पे एक रेन ड्रॉप है, बारिश के बाद रेन ड्रॉप तो रहेगी थोड़ी बहुत। ये सनलाइट यहां पे आई और यहां पे रेन ड्रॉप को हिट की। इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा, हाँ, ये सनलाइट आई और यहां पे ड्रॉप को हिट की। अब बेटा ये ड्रॉप देखो, यहां पे थोड़ी प्रिज्म जैसी दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। ये देखो रेन ड्रॉप कैसी दिख रही है, प्रिज्म जैसी। तो यहां पे क्या होगा, डिस्पर्जन होगा। सबसे ज्यादा कौन बेंड करेगा, वायलेट। तो यहां पे देखो वायलेट सबसे ज्यादा बेंड की, रेड थोड़ी कम बेंड की। वायलेट सबसे ज्यादा, रेड थोड़ी कम। अब ये पहले सरफेस पे क्या होता है, डिस्पर्जन होता है। रिफ्रैक्शन भी बोल सकते हो, बेंडिंग ऑफ लाइट। पहले सरफेस पे रिफ्रैक्शन या डिस्पर्जन बोल दो चलेगा, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट। दूसरे सरफेस पे बेटा इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, एक नया फिनोमेना है, बस इतना ही पढ़ना है कि दूसरे सरफेस पे ड्रॉप के इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो ये वायलेट लाइट लड़के इधर चली गई, रेड लाइट लड़के इधर चली गई। अब यहां आपकी आंखें हैं, आपको वायलेट लाइट कहीं यहां से आती हुई दिखेगी, रेड लाइट कहीं यहां से दिखेगी। आपको यहां पे क्या दिख जाएगा, रेनबो दिख जाएगा। रेनबो में ऊपर कौन सा कलर दिखता है, रेड कलर। तो रेनबो में बेटा क्या क्या होता है, इस सरफेस पे डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन, दूसरे सरफेस पे इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहां पे वाटर ड्रॉप कैसे एक्ट कर रही है, लाइक अ स्मॉल प्रिज्म। अच्छा, अब हमें पढ़ना है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के फिनोमेना पढ़ने के लिए एक कॉन्सेप्ट समझ लो। कॉन्सेप्ट ये है कि आप जब अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते जाते हो तो एयर की जो डेंसिटी है वो कम होती जाती है। जैसे जैसे ऊपर जाओगे एयर की डेंसिटी कम, यानी ऊपर वाली जो लेयर है वो रेयरर है, डेंसिटी कम हो गई, और नीचे वाली डेंसर है। तो रे ऑफ लाइट जब भी आएगी रेयर टू डेंसर, ऊपर कैसी है, रेयर, डेंसिटी कम, और नीचे डेंसिटी ज्यादा। तो रे ऑफ लाइट जब भी आएगी रेयर टू डेंसर, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो देखो ये रे ऑफ लाइट है, ऐसे बेंड होते 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 ये, तो जब भी रे ऑफ लाइट आप लाओगे ये बेंड होते 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 ऐसे बेंड हो जाएगी। ऊपर कैसी लेयर है, रेयर, नीचे डेंसर। तो रेयर से डेंसर, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये डायग्राम आप याद रखना। अब आते हैं हम लोग इससे एक्सप्लेन होने वाले पहले फिनोमेने पे, दैट इज अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार। स्टार अपनी ओरिजिनल पोजीशन से हमें थोड़ा उठा हुआ, थोड़ा ऊपर दिखता है,
ऐसा क्यों होता है? मान लो यहां स्टार से रे ऑफ लाइट आई 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 आई, जैसे ही बेटा एटमॉस्फेयर में घुसेगी क्या होगा? ये रेयर लेयर है, ये डेंसर, ये रेयर, ये डेंसर, तो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड्स, देखो यहां से रे ऑफ लाइट आई, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल। हमें ये रे ऑफ लाइट कहां से आती हुई दिख रही है? यहां मान लो अपना गुड्डू खड़ा है, गुड्डू को ये रे ऑफ लाइट कुछ यहां से आती हुई दिखाई पड़ रही है, तो ये स्टार को थोड़ा सा ऊपर देखेगा, इसी को बोलते हैं अपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार। सेम इसी फिनोमेना पे बेटा एक चीज और एक्सप्लेन की जाती है, हाँ एक सेकंड, सेम इसी फिनोमेना पे एक्सप्लेन की जाती है, दैट इज एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। क्या होता है बेटा कि हमें सन उगने के 2 मिनट पहले दिख जाता है और डूबने के 2 मिनट बाद तक दिखता रहता है। ऐसा क्यों होता है? देखो समझो कि हमारा सन मान लो यहां पे है, इस जगह पे है, होराइजन के नीचे, होराइजन वो जगह जहां से हमें सन दिखना स्टार्ट होना चाहिए था। मान लो हमारा गुड्डू बेटा, गुड़िया बेटी, यहां पे हमारी गुड़िया बेटी खड़ी है, गुड़िया बेटी को सन तभी दिखेगा जब इसके लेवल पे सन होगा, तभी तो दिखाई पड़ना चाहिए। अब वो सन तो होराइजन के नीचे है तो दिखाई नहीं पड़ना चाहिए। तो मान लेते हैं अभी सनराइज होने वाला है, अभी सन कहां है? होराइजन के नीचे है, थोड़ी देर बाद ऊपर हमें दिखना चाहिए, पर ये अभी से दिखना शुरू कर देता है सनराइज होने के 2 मिनट पहले। क्यों? मान लो सन से ये रे ऑफ लाइट आई आई आई, क्या होगी? रेयर टू डेंसर, बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स, गुड़िया को कहां से आती हुई दिखी? यहां से। तो इसीलिए हमें सन उगने से 2 मिनट पहले दिखाई पड़ता है। क्यों दिखाई पड़ता है? सन कहां है? होराइजन के नीचे, रे ऑफ लाइट आई आई आई, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल, हमें रे यहां से आती हुई दिखी। सेम फिनोमेना बेटा सनसेट के बाद, कि सनसेट हो चुका था, हमें दिखना नहीं चाहिए था, पर सन से जो रे ऑफ लाइट आई वो किधर बेंड हो गई? टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल, और कहां दिखा? ऊपर। एक लाइन में पूछे कि हमें एडवांस सनराइज और डिले सनसेट क्यों दिखता है, तो आंसर लिख देना एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। 2 नंबर का सवाल है तो भाई डायग्राम वाग्राम सारी चीजें बना देना, ठीक। ये कहानी भी लिख देना कि भाई क्या है कि ऊपर वाली लेयर रेयर है, नीचे वाली लेयर कैसी है? डेंसर है, रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर आ रही है, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल, और हमें ये ऊपर से आते हुए दिखता है। सनराइज पहले हो गई क्योंकि सन यहां था तो भी हमें यहां दिख रहा है, सनसेट बाद में क्योंकि सन डूब चुका था फिर भी हमें ऊपर दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट बेटा हमारा टॉपिक है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। अब एक चीज समझो, स्टार जो होता है बेटा वो एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट होता है। पहला पॉइंट ये पकड़ लो कि स्टार पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट होता है। दूसरी चीज बेटा, जो एयर की लेयर्स हैं इनकी डेंसिटी लगातार चेंज हो रही होती है। क्यों चेंज होती है? टेम्परेचर, प्रेशर, फिजिकल कंडीशन चेंज हो रही है, तो डेंसिटी लगातार वेरी कर रही है। अब बेटा डेंसिटी लगातार वेरी करेंगी तो स्टार से जो रेज निकल रही हैं कभी वो ज्यादा बेंड हो जाएंगी, कभी वो कम बेंड होंगी, तो कभी रेज आपकी आंखों में आएंगी, कभी रेज आपकी आंखों पे नहीं आएंगी। मान लो स्टार एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, यहां से समझ लो 50 रे निकल रही हैं, तो कभी आपकी आंखों में 50 की 50 रे आएंगी, कभी 25, कभी 0। तो कभी स्टार कैसा दिखेगा? बहुत ब्राइट, कभी कम ब्राइट, कभी दिखाई नहीं पड़ेगा। तो ये इसका रीजन हो गया कि स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं। यहां पे लिखा हुआ है फिजिकल कंडीशन चेंज होती है, डेंसिटी ऑफ लेयर कीप चेंजिंग, स्टार आर वेरी फार, तो कैसे बिहेव करते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो क्या होता है? अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग दी आई लगातार वेरी करती है, कभी ज्यादा लाइट एंटर करती है, कभी कम, क्योंकि डेंसिटी ऑफ लेयर्स चेंज हो रही है। इसमें क्वेश्चन आता है कि प्लैनेट ट्विंकल क्यों नहीं करते। ध्यान रखना, स्टार क्या है? पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। प्लैनेट क्या है? एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट। एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट मतलब प्लैनेट के अंदर क्यों एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट क्यों है ये भी समझ लो, क्योंकि स्टार बेटा बहुत दूर है, स्टार बहुत दूर है तो पॉइंट सोर्स है। प्लैनेट बेटा बहुत पास है इसलिए एक्सटेंडेड सोर्स है। स्टार एक्चुअली प्लैनेट से बड़ा है पर स्टार बहुत दूर है इसलिए पॉइंट सोर्स। प्लैनेट हमारे बहुत पास है इसलिए एक्सटेंडेड सोर्स। प्लैनेट्स आर वेरी नियर कंपेयर टू स्टार्स। तो प्लैनेट क्या है? एक्सटेंडेड सोर्स है, यानी उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट सोर्स होते हैं। अब मान लो एक पॉइंट सोर्स से 50 रे आंख में गई, दूसरे से कभी 30 रे आंख में गई, तीसरे से 20 रे आंख में गई, तो सबकी रेज मिला के लास्ट में 100 रेज हो जाती हैं और हमें प्लैनेट उतना ही बड़ा दिखता है, उतना ही चमकीला दिखता है। मान लो एक पॉइंट सोर्स की वजह से, प्लैनेट क्या है? एक्सटेंडेड सोर्स, यानी इसमें बहुत सारे पॉइंट सोर्स हैं। तो मान लो एक पॉइंट सोर्स की वजह से लाइट फ्लक्चुएट कर भी रही है स्टार की तरह। एक पॉइंट एक्सटेंडेड सोर्स के अंदर बहुत सारे पॉइंट सोर्स, एक पॉइंट सोर्स की वजह से कभी 100 रेज आई, कभी 50, कभी 30, तो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वहां पे मिलियंस ऑफ पॉइंट सोर्स हैं। तो कोई ना कोई पॉइंट सोर्स 30 दे रहा हो, कोई 20 दे रहा हो, कोई 50, मिला जुला के सब कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें प्लैनेट उतना ही बड़ा दिखेगा, उतना ही चमकीला दिखेगा। तो प्लैनेट पास होते हैं, एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट होती है, उसमें मिलियंस ऑफ पॉइंट सोर्स होते हैं, तो ओवरऑल इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाता है। स्टार्स दूर होते हैं, पॉइंट सोर्स होते हैं, डेंसिटी ऑफ लेयर चेंज हो रही है, अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई चेंज हो रही है, इसलिए ये ट्विंकल करते हैं। नेक्स्ट है बेटा स्कैटरिंग। स्कैटरिंग में सबसे पहले हमें पढ़ना है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडियल सॉल्यूशन। कोलाइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? जैसे मिल्क हो गया, जैसे आपका स्मोक हो गया, इसमें जो पार्टिकल की साइज होती है वो लाइट के वेवलेंथ के कंपेरेबल होती है, लाइट के पार्टिकल के साइज के कंपेरेबल होती है। तो लाइट जब कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर घुसती है तो इनके पार्टिकल से टकराती है, जुग 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 जुग, और हमें क्या दिखता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट दिखता है। इसका 2 एग्जांपल देख लो। पहला, अगर एक स्मोक फिल्ड रूम में एक छोटे से छेद से लाइट एंटर करेगी तो स्मोक के पार्टिकल क्या करेंगे? लाइट को स्कैटर कर देंगे और हमें लाइट की पाथ दिख जाएगी। दूसरा, जंगल के अंदर
जंगल के अंदर अगर हमारे पास वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, है ना, जंगल के अंदर मॉइस्चर से, मॉइस्ट से हमारे पास वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, तो क्या होता है, हमें ऐसे धूप की किरणें दिखती हैं, क्योंकि वो वाटर ड्रॉपलेट्स कैसे ऐड कर रहे हैं, लाइक कोलाइट पार्टिकल्स। तो सनलाइट आएगी, उससे टकराएगी और हमें उसका रास्ता दिखेगा। अब एक चीज समझो, अगर पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है तो ब्लू लाइट सबसे ज्यादा स्कैटर होती है, और अगर पार्टिकल साइज बड़ा होता है तो सारे कलर्स की लाइट बराबर से स्कैटर होती है। तो पार्टिकल साइज छोटे पे सिर्फ ब्लू लाइट स्कैटर सबसे ज्यादा, और पार्टिकल साइज बड़ा हो गया तो सारे कलर बराबर से स्कैटर। अब ये पार्टिकल साइज छोटा वाला आपके सिलेबस में ज्यादा है, तो पार्टिकल साइज छोटा होता है तो ब्लू कलर की लाइट ज्यादा स्कैटर होती है और रेड कलर की लाइट सबसे कम स्कैटर होती है। वही वाली कहानी पढ़ लो, वायलेट बेंड्स मोस्ट, रेड बेंड्स लीस्ट। तो यहां पे ब्लू स्कैटर्स मोस्ट, रेड स्कैटर्स लीस्ट। अब ब्लू क्यों बोल रहे हैं, एक्चुअली वायलेट, इंडिगो, ब्लू सब मिला के ब्लू कलर दिखता है, इसीलिए हमें आसमान भी कैसा दिखता है, नीला दिखता है। क्या हुआ है, सनरेज आई। अब एटमॉस्फेयर में हमारे जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे होते हैं, लाइट के साइज के कंपेरेबल, यानी छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, लाइट की वेवलेंथ के कंपेरेबल छोटे मॉलिक्यूल्स। छोटे मॉलिक्यूल्स हैं तो नीला कलर ज्यादा स्कैटर होगा। ये देखो सनलाइट आई, सनलाइट में सारे कलर थे, यहां देखो सारे, पर सबसे ज्यादा स्कैटर क्या हो गया, ब्लू कलर हो गया, इसीलिए स्काई हमें ब्लू दिखती है। दूसरी चीज बेटा ये है कि अगर आप अर्थ से बाहर निकल जाओ, तो आप स्पेस में चले जाओ, तो आपको पूरा स्पेस कैसा दिखेगा, डार्क दिखेगा, क्योंकि कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगी। भाई अर्थ के बाहर चले जाओगे, कोई आपको एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा स्पेस में, तो कोई एटमॉस्फेयर नहीं, कोई स्कैटरिंग नहीं, तो पूरा डार्क दिखता है। इसलिए बेटा एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस कैसा दिखेगा, डार्क दिखेगा। इसलिए बेटा कोई इंसान अगर प्लेन में बैठा है और बहुत हाई एल्टीट्यूड पे फ्लाई कर रहा है, ये क्वेश्चन आता है कि कोई इंसान प्लेन में बैठा है, बहुत हाई एल्टीट्यूड पे फ्लाई कर रहा है, तो उसे कैसा दिखता है, उसको आसमान डार्क दिखने लगता है, ब्लैक दिखने लगता है। क्यों ब्लैक दिख रहा है, क्योंकि जब आप हाई एल्टीट्यूड पे चले जाओगे तो एटमॉस्फेयर बहुत कम बचेगा, तो स्कैटरिंग बहुत कम होगी, तो आपको सब कुछ ब्लैक दिखेगा। ये देखो, द स्काई अपीयर्स डार्क टू पैसेंजर फ्लाइंग एट वेरी हाई एल्टीट्यूड, एक्सप्लेन, क्योंकि क्या हुआ, एट हाई एल्टीट्यूड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर स्कैटरिंग ऑफ लाइट डू नॉट टेक प्लेस एंड हेंस स्काई अपीयर्स डार्क। एक और चीज बेटा कि लाल सिग्नल जो है खतरे का सिग्नल क्यों यूज करते हैं, क्योंकि लाल कलर सबसे कम स्कैटर होता है, तो सबसे लंबे डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएगा। खतरे का सिंबल ऐसा होना चाहिए जो दूर तक दिखे, नीला होता बीच में स्कैटर होकर खत्म हो जाता, लाल कलर स्कैटर सबसे कम होता है, इसलिए उसको हम डेंजर का सिग्नल बनाते हैं। यहां पे लेक्चर होता है समाप्त। पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।